कुछ एक्सपोर्ट्स के हवाले से आज हम खबरें देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मुलाकात में सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का वादा किया गया है। सो अब जो आज वज़ीर आज़म को ये इंसेंटिव दिया गया है, इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। वज़ीर आज़म की तरफ से जो 4.4 पर यूनिट हम देख रहे हैं कट और जो व्हीलिंग चार्जेस में कमी है, ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ इंडस्ट्री कम्पेटिटिवनेस, इसके हवाले से अगर हम बात करें, इस पर कोई वाकई फ़र्क पड़ेगा और बेहतरी की जाने बढ़ेगा या अभी मज़ीद हमें स्ट्रक्चरल मेजर्स करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो यहाँ है कि पाकिस्तान की अगर आप पहले 6 माह की एक्सपोर्ट्स देखें गुड्स की, उसमें कमी हुई है 6%। जो हमारा मालियाती साल चल रहा है, हमारा जो तिजारती खसारा है वो 34% के करीब बढ़ा है। यानी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो बढ़ा है और गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो पिकअप नहीं कर रही। बट एक बात अच्छी ज़रूर है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल की, उनमें ज़रूर बेहतरी आई है, विच इज़ अ गुड स्टोरी कि हम उस तरफ जा रहे हैं यान से निकल कर इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिसको आप कहते हैं वैल्यू एडेड गारमेंट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें, ऑफ कोर्स ऐसी है कि हम चाहे बिजली में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी में, मार्केट एक्सेस में, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, इन सब में अगर अपना मवाजना करें अपने कंपेटिटर्स से और इंडिया से। अब आपने एफटीए का सही जिक्र किया। अब आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान को एक 10% का एडवांटेज है। उनके पास तकरीबन जो अपैरल और गारमेंट्स हैं उस पर 10% के करीब टैरिफ है, जो जब भी ये 2026 में ख़त्म इंक हो जाएगा ये मुआहिदा उनके साथ, तो वो चला जाएगा पाकिस्तान, और वो सिफर पे आ जाएंगे। मरीन प्रोडक्ट्स में भी सिफर पे आ जाएंगे। अभी 26% टैरिफ है मरीन प्रोडक्ट्स पे। फुटवेयर पे 17% है जो सिफर हो जाएगा। रेल्स एंड शिप्स पे 7% है। सो ऑफ कोर्स एक एडवांटेजियस पोजीशन जो इस वक्त हमारी है, स्पेशली गारमेंट्स और अपैरल में, वो कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? देखिए ना, मतलब तो आज भी वही है जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले था कि आपने अपनी कंपेटिटिवनेस ऑफ योर इंडस्ट्री को ठीक करना है। 90 की दिहाई में जब मनमोहन सिंह के अंडर उनकी एक इकोनॉमिक टीम आई थी जो बेशतर इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने इंडिया की जो डीरेगुलेशन की, उस वक्त हम ये कहते थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वहाँ पे। उसका क्या मतलब था? वो एक ये था कि आप 3-3.25% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त एक 4% की कदगन लगी हुई है। जैसे ही 4% से ऊपर हम ग्रो करने जाते हैं तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि वो इतना बढ़ जाता है कि हम बैरूनी खसारे में फंसते हैं एंड वी आर बैक टू द IMF। अब इसको तब्दील करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना कि आप अपनी पैदावारी सलाहियत पर वो कैसे बेहतर करेंगे। अगर आपका छोटा काश्तकार भी अपने बड़े काश्तकार से आधी यील्ड्स पर है तो आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगी। लोग कहते हैं ना यार SME से काम करवाओ, MSME से काम करवाओ, ये जो छोटे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है। पाकिस्तान में 70 लाख एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इकोनॉमिक, इसमें से 90% यानी कि 60 लाख से ऊपर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। टोटल 3 लाख के पास फॉर्मल फाइनेंस है, 3 लाख के पास। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी कंपेटिटिवनेस आप बेहतर करें? मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी नीड टू गो। बट अच्छी बात यह है कि अगर 3 लाख के पास है, अगर ये 10 लाख हो जाएं या 15 लाख हो जाएं, तो एक सिचुएशन जो है वो आपको तब्दील होती हुई दिखाई देगी। आगे चलिए, 40,000 IT ग्रेजुएट्स आते हैं, उसमें से आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि 10,000 तो इस काबिल हैं कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, बाकी जो है वो रीट्रेनिंग मांगते हैं। तो आपने उसका क्या करना है? उसको कैसे आपने ये $3.5-4 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है इसको आगे लेकर जाना है? आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में राइस 2.5 मिलियन जो है हमारी खपत है इस वक्त। 10 मिलियन हम बनाते हैं, बड़ी एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। पर बासमती इस वक्त 2 मुल्क बनाते हैं दुनिया में, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। बट वी आर आउट ऑफ द मार्केट दिस ईयर बिकॉज हमारी कंपेटिटिवनेस 40% हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टूटी है इस वक्त। क्यों टूटी है कंपेटिटिवनेस? तो आज आपने जिस चीज का जिक्र किया है, दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग ग्रोथ इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस, पैदावारी सलाहियत। आखिरी बात, इन्वेस्टमेंट टू GDP इन पाकिस्तान इज एट अ डेकेड्स लो। 13.8% पे अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना 30% अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट कर रहे थे।
जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर टू इन्वेस्ट है पाकिस्तान में, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, बिजली एक उसका जुज है। मैं समझना चाहता हूं कि ये 4 रुपए 4 पैसे खाली व्हीलिंग में कमी हुई है, या जो B1 B2 जो कैटेगरीज हैं इंडस्ट्री की, वो किस वक्त कम हुई हैं, वो मार्जिनल बिजली तो डॉक्टर साहब हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिया तर्ज का कोई एग्रीमेंट कर सकें यूरोपीय यूनियन के साथ? ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। पाकिस्तान के इस वक्त FTAs चल रहे हैं चाइना, श्रीलंका, टर्की और कई दीगर ममालिक के साथ। हमें तो उन FTAs को भी रिव्यू करने की जरूरत है, बिकॉज हमें उसमें अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग का बड़ा मसला आ रहा है। ये बात आपने बिल्कुल अच्छी रखी है सामने कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को इस पे काम करना चाहिए। यहाँ आती है असल प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जब तक हम वो बिल्ड नहीं करेंगे टू बी एबल टू डू दीज काइंड्स। FTA का एडवांटेज क्या है? FTA का एडवांटेज ये है कि ये टाइड नहीं है। जो GSP प्लस है वो बहुत सी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज है उसमें। यस, एब्सोल्युटली। FTA इज वेरी डिफरेंट। उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन, इतनी चीजें आ जाती हैं, दैट हेल्प्स। मतलब इंडिया को एक्सेस भी मिलता है, वो जो ह्यूमन मोबिलिटी की उनको कहीं और पे प्रॉब्लम आनी थी, वो भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल करने चाहिए। अब FTAs पे काम करने के लिए यू नीड वेरी स्मार्ट ट्रेड इकोनॉमिस्ट्स जो इन FTAs को बना सकें, एग्जीक्यूट कर सकें पाकिस्तान के फेवर में। ऑफ कोर्स दूसरे मुल्क का भी अपना एक वो होगा। EU को एक बहुत बड़ी एक्सेस मिलती है, EU को एक मार्केट मिलती है। ये सारा कुछ पाकिस्तान की मार्केट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तकरीबन 99% इंडियन एक्सपोर्ट जो हैं वो प्रेफरेंशियल एक्सेस लेती हैं EU मार्केट का। मेरे ख्याल है शायद 75 अरब डॉलर की इस वक्त है जो उनको ओवरऑल ट्रेड है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से प्रोडक्टिवली आगे लेकर चलना है। फाइनेंस इज द इशू, मैकेनाइजेशन इज द इशू, कनेक्टिविटी इज द इशू, ब्रांड पाकिस्तान हमने बेहतर किया 10 मई के बाद, बट क्या हम ब्रांड्स बना सकते हैं? फिर हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट इन SMEs को बनाने के लिए देयर इज सो मच वर्क। अगेन यू नीड tremendous experts to be able to make this। मैं अगले दिन एक फेयर पे गया हुआ था, ये SMEs का स्मीडा ने लगाया हुआ था लाहौर में। मैं जिन से मिला, मुझे ये बात समझ आई कि उन सब में अगर ब्रांडिंग की ही कैपेसिटी नहीं है, बाकी चीजें तो वो कैसे इस चीज को करेंगे। ये भी याद रखिए कि अभी CBAM जो है, उनकी जो कंडीशनैलिटीज हैं वो हमने मीट करनी है, जिसमें कार्बन प्राइसिंग, उसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार होना है। मैं ये नहीं समझता कि इमीडिएटली बहुत अफेक्ट आएगा, बट ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के से बायर्स हैं वो तो चलते रहेंगे, बट टू गेट न्यू बायर्स, अगर इंडिया में एक और चीज सामने रखूं, आपके 6 से 7% इंडियन करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है अगेंस्ट द रूपी। पाकिस्तान का जो अगेंस्ट द डॉलर, सॉरी, जो इंडियन रूपी वर्सेस द डॉलर, पाकिस्तान का जो रूपी है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुआ है 1% पिछले साल में। यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। अगर हमारा खुद सेंट्रल बैंक मुझे ये बताता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 105 पे, इसका मतलब है कि रूपी 3 से 5% कहीं शायद ओवर हो गया। ये सारे काम है जो पाकिस्तान कर सकता है। आपको बड़े क्लोजली आप चीज़ों को देख रहे हैं, रियलिटी से आप बाखबर हैं कि इस वक्त हमारे हालात बेसिकली है क्या। $60 बिलियन की हमने टारगेट अपना सेट कर लिए 2029 तक, 2026 आ चुका हुआ है। हमारे पास लाहा अमल की कमी है या हमारे पास वसाइल की कमी है, हम इंसेंटिव्स दे नहीं पा रहे वो वाले, ये क्या मामला हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, हम ना इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तो बात मानने की है कि IMF की इंगेजमेंट ने एक स्टेबिलिटी दे दी है मुल्क को। इसका मतलब ये है कि हमारी अफरात-ए-ज़र बेहतर हो गई है, जिस तरह बढ़ रही थी उस तरह नहीं बढ़ रही। हमारी जो बैरूनी खसारा है वो कुछ संभल गया है, अंदरूनी खसारा विद हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन कुछ संभल गया है, कुछ एनर्जी के खसारे संभल गए हैं। आई थिंक जहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, तो हमें जब तक IMF के साथ हम रीनिगोशिएट, रिकन्फिगर नहीं कर पाएंगे दी ऑनगोइंग एंगेजमेंट, तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, सिर्फ बात 29% टैक्स की नहीं है। मैं टेबल पर था और आज से
5-6 साल पहले भी मैंने यही कहा था फाइनेंस में कि 29% जो है ये 26 क्या 25 पे चला जाना चाहिए, हर साल 1% कम करें। वो आज 29 पे है, उसके ऊपर एक 10% सुपर टैक्स लग गया है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू कि अगर आज IMF से रीनिगोशिएट करना और आप कह रही हैं कि क्या करना चाहिए, सो इमीडिएट ये है कि जो सुपर टैक्स है ये आपकी इनकम पे भी और कॉर्पोरेट पे भी इसको फेज आउट करना चाहिए। नंबर 2, एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम का टैक्स है उसको निकालना चाहिए। GST जो 18% पे है इसको ब्रॉडन करके प्रॉपर वैट मोड में लाकर इसका रेट कम करना चाहिए ताकि चोरी कम हो, यानी कि वो सिगरेट जो GST नहीं देता वो GST दे, क्योंकि ये नीचे आ गया है। अभी हम इंसेंटिव्स की बजाय डंडे से शायद समझते हैं कि हम ये चीजें ठीक कर लेंगे और ये चीजें हो सकती हैं, ये हुकूमत के हाथ में है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ माजरत के साथ आमना मुझे पूछने दीजिए। डॉक्टर साहब देखें, जो भी आपने IMF की बात की है ठीक है, बड़ी हद तक हम हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर गई है, जो बातें होती थी डिफ़ॉल्ट वगैरह वो ख़त्म हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़ा अरसा हो गया आप इस फील्ड में हैं, ये बताएं कि जो IMF ने एक बात पे रट लगा रखी है कि वो ग्रोथ हमारी तरफ बढ़ने नहीं देते। 4% ग्रोथ एक मुद्दत से हम रो रहे नहीं मिल रही। उनका ये है कि जी आप वो हमेशा जो होता है ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन, बेल्ट टाइटनिंग करें, खर्चे कम करें, ऑस्टेरिटी की तरफ जाएं। अब आप बताएं ना किस तरीके से ग्रोथ होगी अगर IMF इसी बात पे रहेगा कि जी ग्रोथ को भूल जाएं, आप अपने बजट के खसारे को पूरा करें। आपके ख्याल में क्या किस तरीके से हम अब ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं जो असल वजह हमारी हालत ठीक करेगी, जॉब क्रिएशन और गुर्बत में खात्मा और सारी चीज़ें जो होनी है? जी एब्सोल्युटली एहतशाम साहब, ग्रोथ के अलावा कोई और चाइना में मिरेकल नहीं हुआ था। वो 7-8-9% पे ग्रो करते थे। दे टुक मैसिवली पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सो आपको IMF का जो इस वक्त का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें आपने उनके साथ एक मुआहिदा किया हुआ है जो MEFP के तहत है, वो ग्रोथ एनहांसिंग या ग्रोथ सपोर्टिव नहीं है। सो आपको उनके साथ मॉडल करके 10 समझदार लोग अपनी साइड पे इकोनॉमिस्ट बिठाकर उनकी जो 10 की टीम है जो यही काम कर रहे हैं, काउंटर करना पड़ेगा और इस फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज टेरिबली इंपॉर्टेंट और इसको मैं जुजियात में जाकर इसीलिए समझा रहा हूँ कि ग्रोथ लानी है, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस वक्त टेक्सटाइल में मेरे ख्याल है 5-10% से ज्यादा वैल्यू एडेड में आइडल कैपेसिटी नहीं है। वो 150 यूनिट तो स्पिनिंग साइड के हैं जिसका आपने जिक्र किया। सो अगर उसको बढ़ाना है, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। सुपर टैक्स, डिस्टॉर्शनरी टैक्सेस, आपको विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव और टर्नओवर टैक्स की रिजीम से निकलना पड़ेगा। आपको पर्सनल इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी पे जो मल्टी लेयर्ड टैक्सेस हैं इसमें से निकलना पड़ेगा। राइट, ये इकदाम हमारे हाथ में हैं, ये गवर्नमेंट कर सकती है। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू मॉडल। एक सेकंड आपको मुझे देना पड़ेगा। इसकी एक दूसरी साइड भी है। आपको कुछ प्रॉपर टैक्सेशन करनी पड़ेगी, विच मींस कि आपको जो लैंड वैल्यू टैक्स है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, जो रिटेलर्स एंड होलसेलर का टैक्स है, जो टैक्स गैप्स है सेल्स टैक्स पे भी और हाई इनकम अर्नर्स पे, वो अब वक्त आ गया कि आपको कंप्लायंस लानी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।